जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। कोई व्यापार संघ है, उसके पास कितना पैसा है? 30,000 रुपए का कोष है। कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। जो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड में निवेशित करेगा लगाएगा वो प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी जो पहला पैसा देता है 30,000 रुपए में ही दो बॉन्डों में निवेशित करता है। कुछ यहाँ निवेशित करता है, कुछ वहां निवेशित करता है। तो कह रहा है प्रथम पर 5% रेट मिल रहा है, वार्षिक मिल रहा है ब्याज, और दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। ब्याज होता है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा। किस द्वारा? आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला है 1800 रुपए हो, दूसरा हो। ये बच्चे इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते तो हमारे पास है ब्याज वाला फार्मूला, उससे कर सकते थे, लेकिन यहाँ कह रहा कि मैट्रिक्स का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? मैट्रिक्स का प्रयोग करिए। और मैट्रिक्स का प्रयोग करके ये बताइए कि अगर ब्याज 18 रुपए प्राप्त करना है तो प्रथम में कितना निवेश करें और द्वितीय में कितना निवेश करें। अगर ब्याज 1800 प्राप्त करना है तब। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमें 30,000 रुपए टोटल है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि प्रथम में कितना निवेश कर रहा है, द्वितीय में कितना निवेश कर रहा है। पता है क्या ये? चलिए हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। कुछ हम दैनिक जीवन की बातें करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुल टोटल 20 रुपए है। हमने माना कितना है? 20 रुपए मान लेते हैं, टोटल 20 रुपए है। अगर एक जगह हमने 5 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अगली जगह कितना इन्वेस्ट करेंगे? 15। कैसे पता? 20 में से आपने 5 को घटा दिया तब है ना 15 आया। है कि नहीं? तो यहाँ समझेगा, अब वो टोटल 30,000 रुपए है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि प्रथम जगह कितना लगा रहा है, द्वितीय जगह कितना लगा रहा है। तो हम तो मान सकते हैं, मान लेते हैं प्रथम बॉन्ड पर कितना लगाएगा x, तो द्वितीय बॉन्ड पर कितना लगाएगा? गलत। इसका मतलब ये चीज नहीं समझ पाए, इसलिए इसको हमने समझाया कि अगर एक बॉन्ड हमको पता हो गया तो टोटल में से पहले वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। बात समझ आई? तो यहाँ समझिए, अगर पहले पर x लगा लिया तो टोटल में से x को घटाएंगे ना, तो दूसरे में कितना लगाएगा? 30,000 माइनस x रुपए निवेशित करेगा। बात समझ आई? तो समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं, माना प्रथम बॉन्ड पर, बॉन्ड है ना, प्रथम बॉन्ड पर x रुपए तथा द्वितीय बॉन्ड पर कितना करेगा? द्वितीय बॉन्ड पर कितना करेगा? 30,000 माइनस 30,000 माइनस x रुपए निवेशित करेगा। ठीक, निवेशित करेगा। ए बच्चे, ये तो हमने मान लिया कि प्रथम बॉन्ड पर वो कितना कर रहा है? x। अगर प्रथम बॉन्ड पर x कर रहा है तो द्वितीय बॉन्ड पर कितना करेगा? टोटल में से एक को घटा देंगे, यानी 30,000 में से x को घटा दे दिए द्वितीय बॉन्ड पर। अब कह रहा है कि मैट्रिक्स का प्रयोग करके आपको मिलाकर के ये पता करके बता दीजिए कि यदि ब्याज 1800 प्राप्त होता है, ब्याज 1800 प्राप्त होता है तो कितना कितना वो निवेशित किया है। ये बच्चे पहले हम ब्याज को ही लिख लेते हैं। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 1800। कितना? 1800। अब हमको ये बता दीजिए कि ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 1 बाई 1। इसका मतलब है ये 1/1 की मैट्रिक्स आ रही है, तो 1/1 की मैट्रिक्स आई कब होगी? क्योंकि हम जानते हैं
कि अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका गुणा होता है, ठीक, तो पहले का आता है रो और दूसरे का क्या आता है। यानी मान लेते हैं अगर ये क्रॉस बी रहा होगा और ये रहा होगा, मान लेते हैं सी क्रॉस डी मान लेते हैं हम, ठीक। तो समझेगा जब गुणा करते हैं तो जो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है वो आती है पहले का रो और दूसरे का कॉलम। इसका मतलब है अगर मैट्रिक्स 1/1 की आ रही है, यहाँ रहा क्या होगा, यहाँ ए की जगह रहेगा 1 और यहाँ सी की जगह कितना रहेगा, कॉलम कुछ भी हमसे मतलब नहीं है। अरे हाँ, डी के स्थान पर। और सर सी तो सेम रहना चाहिए ना। हाँ वो तो रहेगा सेम, हम ये समझा रहे हैं, ये तो बराबर होता है तभी तो गुणा होता है। मान लेते बी बराबर सी होगा, बी बराबर सी है, तिरने की सी लिखे तब ऐसे तो है बी बराबर 2 पढ़े हो, ऐसे पढ़े हो एम बराबर एन होता है, कभी कभी कंडीशन में होता है ना। तो मान लेता है कि हम मान लेंगे ये और ये चीज क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ समझेगा इसका मतलब है कि गुणा जब हमने किया तो 1/1 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई। इसका मतलब है जो प्रथम मैट्रिक्स होगी उसका जो रो रहेगा, कई रो रहेगा, रो रहेगा 1 और जो द्वितीय मैट्रिक होगी उसका कॉलम कितना रहेगा 1। बातें सबको समझ आई? तो चलिए समझिएगा ध्यान से। तो अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, तो अगर बात करें एक पैसा हमारा हो गया x और एक पैसा हो गया 30,000 माइनस x। अब ब्याज मिलता ए पे प्रथम बॉन्ड पर मिलता 5% और हाँ अच्छा 30,000 और द्वितीय बॉन्ड पर मिलता 7%, ठीक। तो समझिएगा पैसे को बना लेते हैं। तो पैसा हमारा एक रहा x और 30,000 माइनस x हमारा ये रहा। तो अभी अब आप कहेंगे सर 3,000 का 30,000 माइनस x। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर इसको इधर लिख देते हैं, याद समझिएगा। अब आप कहेंगे सर इसको आप कॉलम में भी तो लिख सकते थे, इसको कॉलम में भी तो लिख सकते थे। आप कहेंगे इसीलिए हमने 1800 को पहले ही कहा कि भैया ये 1/1 की मैट्रिक्स है। कितने की है 1/1 की, और 1/1 की मैट्रिक्स आएगी कब, जब पहले मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो रहना चाहिए। क्योंकि गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है वो पहले का रो आता है, दूसरे का क्या आता है, कॉलम आता है, ठीक। इसीलिए हमने कहा किया इसमें एक रो बनाया। अब दूसरे को क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे। तो कॉलम में हमारा क्या बनेगा, पहले वाले पर ब्याज मिल रहा था 5% और दूसरे वाले पर कितना मिल रहा था। अब हमारा मैट्रिक्स मिला करके सॉल्व हो चुका है। बस इसी को सॉल्व कर देना, आसानी से हमारा माना जाएगा। तो ये इतना चीज जो है वो हमने इसलिए बेसिक बताया ताकि आपको समझ में आ सके, समझेगा। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, हम गुणा करना। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा 30,000 माइनस x। अगर बच्चे हम इसकी बात करें तो 5% माने होता 100, कितना होता है, हो जाए 5/100। जब 5/100 कर भाई 100 से भाग कर भाई 5 में, जब 100 से भाग कर 5 में तो जाए 0 बार, यहाँ जाए 5, यहाँ 10 फिर जाए 0 बार, यहाँ जाए 0 0, फिर जाए यहाँ 1 0 बार 500 जाए 100 पंच कितना आएगा 0.05। ये हो गया हमारा 0.05। इसको करेंगे तो हो जाएगा 0.07 बराबर ब्याज कितना मिल रहा था 18। बातें सभी को क्लियर बच्चे? चलिए समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब हम लोग गुणा करते हैं। जब गुणा करते हैं तो पहले का रो और दूसरे का, ठीक। यहां समझिएगा ध्यान से। करा किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए है। पैसा कितना बा 30,000, कितना बा समझिए। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। मान लो हम व्यापार संघ है, हम व्यापार करे चाहते हैं, हमारे पास 30,000 रुपया बा, कितना बा 30,000, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। हम दो जगह पैसा लगावे चाहते हैं। कई जगह लगावे चाहते हैं, दो जगह।
अब वही पैसों में से कितने में से 30,000 में से 2 जगह इन्वेस्ट करे चाहते हैं। कई जगह 2 जगह, जिससे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5%, 2 प्रकार के बॉन्ड बा। एक प्रकार के बॉन्ड मान लिया आई, एक प्रकार के बॉन्ड मान लिया आई। ए में पैसा इन्वेस्ट करब तो 5% हो गए, ए में पैसा इन्वेस्ट करब तो 7% हो गए। ए में इन्वेस्ट करब तो 5%, ए में इन्वेस्ट करब तो 7%। बस मैं था, यदि बातें सबको कंफर्म हुई। चलिए आगे समझते हैं ध्यान से। हाँ, 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए। देखो ब्याज अगर हम वैसे निकाले चाहे तो हमारे पास साधारण ब्याज के फार्मूला बा, हम लोग आसानी से ब्याज निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखा बाउंडेशन कर दिया। बाउंडेशन क्या करा? आव्यूह गुणन, यानी 2 ठीक आव्यूह, अब यानी मैट्रिक बना हुआ है। गुणन मतलब गुणा। तो भैया गुणा कब होए? जब 2 ठीक रहे, 3 रहे, 4 रहे, तब है ना गुणा होए कि एक ही में गुणा होता का। एक मतलब 2 मैट्रिक बने, 2 बार कथन है, 2 चीजें हैं तो 2 मैट्रिक्स बनेगी। तो कह रहा आव्यूह गुणन प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए। किसके द्वारा? आव्यूह गुणन विधि द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए को कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। यानी 30,000 रुपया जो बा एक 2 बांडों में निवेशित करेगा। लेकिन हमके ई नहीं पता बा कि प्रथम बांड पर कितना लगावत है और द्वितीय बांड पर कितना लगावत है। तो समझिएगा ध्यान से। बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, या समझे ध्यान से। कहा था बताओ कितना कितना बांटी कि पहला देता कि 1800 रुपया ब्याज पाई, कितना पैसा फर्स्ट में इन्वेस्ट करी और कितना सेकंड में इन्वेस्ट करी कि ब्याज कितना मिल जाए 1800। तो हमके नहीं पता रहा कि पता रहा, तो हमने मान लिया कि प्रथम बॉन्ड पर कितना निवेशित कर रहा है 100 रुपया। ऐसे समझेगा, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए था। कितना था? हमारे पास 100 रुपए था, हमने प्रथम बॉन्ड पर 20 रुपए लगा दिया, तो द्वितीय बॉन्ड पर कितना लगाया? 80। कितना? 80। कितने लोग 80 कर रहे हैं? हाँ, कितने लोग 80 कर रहे हैं? 80 होगा, कंफर्म है? हाँ 80 होगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से। क्या काम करेंगे जब ए भैया 20 रुपया लगा दिया तो जवन पैसवा बचे वही तो इन्वेस्ट कर बना हुआ। तो वहाँ इन्वेस्ट कितना की है? 100 माइनस आपने 20 किया तभी तो 80 प्राप्त हुआ। 100 माइनस 20 किया तभी ना 80 प्राप्त हुआ। और यहाँ संख्या थी, आपने क्या किया? घटा दिया। बात सुनाई? तो चलिए, तो यानी प्रथम बांड पर 100 रुपया। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो अगर पहले पर 100 लगा दिया, जो बचा पैसा रहे दूसरे पर लगोगे, तो बचे पैसा कितना? 30,000 में से ये घटा दे जो बचे हुए, तो 30,000 माइनस 100 रुपए क्या करेगा? वो द्वितीय बांड पर निवेशित करेगा। इतनी बात कंफर्म हुई? डाउट किसी को? ये प्रश्न। अब यहाँ समझिएगा। अब यहाँ समझिए, तो पता है कि मैट्रिक्स 2 बनेगी, क्योंकि साफ शब्दों में हमसे कहा गया है कि आव्यूह गुणन विधि द्वारा करना है, यानी मैट्रिक्स मेथड से करना है। ये तो पक्का है कि मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन मैट्रिक्स बनाते वक्त पहली मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या होगा, दूसरी मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या होगा, हमको ये समझना होगा। ठीक, पहली मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या होगा, दूसरी मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या होगा, हमको ये चीज समझना पड़ेगा। तो समझिएगा ध्यान से। तो हमके ना पता रहा कि का होकर रो बने का, समझिएगा ध्यान से। लुक एट द व्हाइट बोर्ड ऑल स्टूडेंट, ध्यान से यहाँ समझिएगा ध्यान से। हमके का बने, पहले का रो बने, का कॉलम बने, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के का बने, नहीं पता। तो यहाँ समझिएगा, हमने बना लिया 2 मैट्रिक्स बिना कुछ सोचे समझे। इस तरीके से हमने 2 मैट्रिक्स का गुणा कर दिया। खुद कितने हम कहा था ब्याज 18% मिलता होगा, सॉरी 1800 मिलता। कितना मिलता? एक गुणा करने के बाद ब्याज कितना आए? 1800 आए, तो हम 1800 लिख दिया। अब ये 1800 बताइए, ये 1800 जो है ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 1 बाई 1 की मैट्रिक्स है। तो अब समझिएगा, ये 1 बाई 1 की मैट्रिक्स आई कब होगी? हम जानते हैं कि जब 2 मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो पहले का रो होता है और दूसरे का कॉलम जाता है। इसका मतलब है इसमें रो कितना होगा? 1, कॉलम हमको नहीं पता है कि पता है, तो पहले का क्या होगा? रो कितना होगा? 1, कॉलम। और यहाँ समझिए,
पहले का रो जाता है और दूसरे का कहा जाता है कॉलम। यहाँ समझिए रो क्या हमको पता नहीं, लेकिन कॉलम कितना है। तो एक बात तो डिसाइड हो गया कि पहली मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो होना चाहिए। कई रो होना चाहिए? और दूसरे मैट्रिक्स में केवल और केवल एक कॉलम होना चाहिए। अगर इसी चीज को बच्चे यहाँ समझिए, मैंने बताया कि आप ये कह सकते थे सर इसको आप कॉलम में भी लिख सकते थे। तो अगर मैं जैसे ही इसको कॉलम में लिखूंगा, देखो जानते, अगर ऐसे मैं लिखता x 30,000 माइनस x, तो बताओ कई रो? एक रो, दो रो, और हमें क्या बनाना था? एक रो बनाना था। इसका मतलब है इसको कॉलम में नहीं। बात खत्म हुई थी सबको? क्लियर बात सबको? चल अब अगर हम इसकी बात करें, इसको आप कह सकते सर रो में लिख सकते थे, तो लिख देते हम 5%, फिर 7%। लेकिन इसमें कह रहा है कि सेकंड वाले में कई कॉलम हो चाहे, लेकिन ऐसे लिख बोलते एक कॉलम, दो कॉलम हो जाए, कई कॉलम हो गया। हाँ किसी को भी आगे पीछे बतिया तो कई कॉलम हो गया, दो कॉलम। इसका मतलब है इसको हम रो में नहीं लिख सकते, इसको किसमें लिखेंगे? कॉलम में। ये देखिए कई कॉलम बना रही, एक कॉलम बना। और अभी दिव्यांशु ने कहा कि सर इसको पहले लिख सकते थे। जब इसको पहले लिखेंगे फिर से वही प्रोसेस है। इसको अगर हम रो में लिखेंगे तब इसको क्या करना पड़ेगा? कॉलम में लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको रो में लिख देते तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? कॉलम में, क्योंकि हमारा 1 by 1 की मैट्रिक्स है ना। बातें सबको क्लियर हुई थी बात? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां समझिएगा, गुणा कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहले का रो लेते हैं, दूसरे का, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, तो x गुणा 0.05 में करेंगे तो आ जाएगा 0.05x। इसका फिर करते हैं प्लस, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ करेंगे तो 30,000 माइनस x, ब्रैकेट के बाद कितना हो जाएगा? 0.07। एक गुणा कर लीजिए, गुणते 0.07 बराबर। अब इसको भी चाहो तो मैट्रिक्स से हटा दो, 1 by 1 की है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1800। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे। ये हो जाएगा हमारा 0.05x, इसमें 7 से गुणा करते हैं तो 7 तिरिक 21, कई अंक के बाद दशमलव होगा भले से, 7 तिरिक 21 किए, उसके बाद जो जीरो था, कई जीरो था? 4 जीरो। कई अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100। ये आ गया 2100। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 0.07x बराबर 1800। क्लियर बात सभी को? माइनस 0.07x में से 0.05x घट जाएगा तो बचेगा माइनस 0.02x। ये प्लस है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1800 माइनस 2100, तो कितना बचेगा? माइनस 0.02x बराबर माइनस 300। माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें चाहिए x का मान, बच्चे भाग कर देंगे तो हो जाएगा 300 बटे 0.02। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ दशमलव अगर घिसकाएंगे 2 अंक, ऊपर 2 जीरो का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। x बराबर हमारा हो जाएगा, ये बच्चे 2 अंक घिसकाएंगे 2 जीरो बढ़ेगा, तो 300 तो पहले से था, फिर 2 जीरो बढ़ गया, अपान 2। सही है, 2 से काट देंगे, 2 1 के 2 इसे काटे, 2 1 के 2 बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 3 जीरो था तो 3 जीरो बढ़ गया। x बराबर 15,000। तो प्रथम बांड पर कितना निवेशित करेगा? द्वितीय बांड पर 15,000। क्या लिखेंगे? प्रथम बांड पर 15,000 रुपए तथा द्वितीय बांड पर 15,000 रुपए निवेशित करेगा।
तो ये हमसे पूछा जा रहा था। ठीक, तो ये हमने बता दिया कि भैया पहले वाले बॉन्ड पर कितना करेगा और दूसरे वाले बॉन्ड पर। ये तो पहला था 19 का नंबर, 19 का पहला नंबर था, कैसरा नंबर, और 19 का दूसरा नंबर भी कह रहा है। कह रहा है कि अब कितना ब्याज हम 1800 न ले भाई, अब कितना ब्याज 2000 ले, तब बता कितना कितना इन्वेस्ट करी। तो सेम प्रोसेस है, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर मान लेंगे प्रथम वाले पर कितना निवेशित करेगा, दूसरा, अब दूसरा सॉल्व करें। देखो हमको नहीं पता था, तो मान लिया प्रथम वाले वही 30,000 रुपया फिर से लगा हुआ था, कहा था कितना लगाइए पे, कितना लगाइए पे, तो मान लिया पहले वाले पर x, दूसरे वाले पर 30,000 माइनस निवेशित करेगा। अब यहाँ समझिएगा सेम सारा प्रोसेस रहेगा, ब्याज उतना ही पा रहा है, तो ये पैसा उतना ही है, रेट उतना ही पा रहा है, लेकिन ब्याज उसकी यहाँ बढ़ जा रही है। कितना हो जा रहा है, दाएं साइड क्या कर देंगे बस 2000, सारा चीज सेम रहेगा, गुड़ा वगैरह सेम आएगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा 2000। 2000, तो यहाँ हो जाएगा 2000 माइनस 2100, यहाँ आ जाए कितना माइनस का 100, यहाँ हो जाएगा 100 बटे कितना, तब यहाँ का हो जाएगा ना, एक आ जाएगा बस, यहाँ 10,000 हो जाएगा ना, हो सही है ना, 2 पंचे और 0 0 बढ़ गया। तो प्रथम बांड पर कितना कर देगा 5000, कितना प्रथम बांड पर 5000 रुपए, तो द्वितीय बांड पर 25,000 रुपए, 30,000 में से 5,000 निकल बचा 25,000 रुपए। ये दूसरा भी सॉल्व, ये दूसरा सेम वही था। बोलिए सर ये 2000 भी हो या स्तंभ भी? तो ये में एक पंक्ति विभाग में एक स्तंभ विभाग, ये स्क्वायर मैट्रिक है नहीं। याद समझिएगा स्क्वायर मैट्रिक क्या बताए थे हम, जिसमें रो और कॉलम बराबर, इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर है। इसको ना तो भैया कॉलम में दिख रहा होता तो एक रो रहा होता कहीं रो मैट्रिक्स, या एक कॉलम में होता है रो में दिख रहा होता कहीं कॉलम मैट्रिक, लेकिन में रो और कॉलम बराबर बात तो स्क्वायर मैट्रिक हो जाए। ये 1/1 की स्क्वायर मैट्रिक है। तो बातें सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसे ही संबंधित है जैसे क्वेश्चन नंबर 19 संबंधित था। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते थोड़ा सा ज्यादा पी लेंगे। ठीक है। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आए बच्चे समझिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। किसी स्क्वायर, तुम्हारी किताब कहाँ है? तो अब हम लोग कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 20 से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। जिनके पास किताब नहीं है तो अगल बगल वालों की किताब में देखते रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, ये बच्चे समझिएगा, कोई स्कूल है, उस स्कूल के पास पुस्तक की दुकान है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन किताबें केमिस्ट्री की हैं, 10 दर्जन, ठीक, और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान यानी 8 दर्जन जो है वो फिजिक्स है, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कहा जाता है इसको, 10 दर्जन जो है वो इकोनॉमिक्स है की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये बच्चे समझो ध्यान से, हमारे डजन के फॉर्म में किताबन के संख्या दे के फिर बाद में एक किताब का प्राइस दिए, कहा तब बतावा अगर इन्हन कुल किताब बेचाई जाएंगी तो कितना पैसा मिले। तो हम का काम करी कि कुल किताब पता बा कैठी बा, एक ही किताब का मूल्य पता बा,
गुणा कह दे कुरन के गुणा करके जोड़ दिया आसानी से आ जाए, नहीं आ जाएगा। जैसे हम कह दे कि 10 किताब बा, कितना बा 10 किताब बाटे, ठीक, और एक किताब का मूल्य 50 रुपया बस, कितना हो जाए 50 एक जीरो यार हो जाए 500। और कह दे कि और किताब लिहा 5 लिहा, उन्हन के प्राइस रहा 20 रुपया, कितना हो जाए कुल पैसा कितना हो जाए, कुल पैसा कितना हो जाए 500 ही और 100 ही, 5 और 100 कितना हो जाएगा 600। कैसे बता, आपने क्या काम किया, पहले रेट इंटू क्वांटिटी किया, फिर रेट इंटू क्वांटिटी किया और जोड़ दिया तो पूरा आ गया। तो यहाँ समझेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है आबियो विधि का प्रयोग करना है, करेंगे तो ऐसे, लेकिन मैट्रिक्स में कैसे करेंगे। तो पहले बच्चे हम क्या काम करते हैं, किताबों की संख्या को निकाल लेते हैं, देखते हैं कि किताबों की संख्या कुल कितनी है। ये बच्चे केमिस्ट्री कितना है 10 दर्जन, क्या लिखेंगे रसायन रसायन विज्ञान की कुल पुस्तकें बच्चे कितना हो जाएगा, एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, तो 10 गुणते 12 बराबर 120 पुस्तकें हो जाएगी। अब फिजिक्स ले रहा है, फिजिक्स कितना ले रहा है, क्या लिखेंगे भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तकें, तो कई दर्जन है 8 गुणते 12 तो 12 8 96। अगला है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की कुल पुस्तकें कितना कह देता है 10 गुणते 12 120। समझिएगा ध्यान से, यहाँ अर्थशास्त्र विज्ञान मत लिख देना बच्चे। देखो ये डैश डैश का मतलब है कि जो ऊपर लिखा गया वही नीचे, यहाँ लिखा भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तकें, यहाँ अर्थशास्त्र की कुल पुस्तकें, इसलिए यहाँ तक इसको लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो वही डैश मार दो। अर्थशास्त्र, इसलिए यहाँ तक लिख दिया अर्थशास्त्र की कुल पुस्तकें। तो हमने पुस्तकों की संख्या टोटल पता कर लिया और पुस्तकों का हमको प्राइस भी दिया है, तो आसानी से गुणा कर देते हैं, निकल जाएगा हमारा। यहाँ लिखेंगे क्या पूछा था लास्ट में, कुल धनराशि बराबर कुल प्राप्त धनराशि। ये बच्चे क्या काम करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। चलिए जिससे लिखे रो या कॉलम में लिखे बात समान है। इसको हम क्या काम करते हैं, रो में लिख दिया 120 किताब रही, 96 किताब रही, 120 किताब रही, ये हो किताबन की संख्या। प्राइस सबके दिए बा, केमिस्ट्री कितना बिकाता, केमिस्ट्री 80 रुपया बा, 80 60 40। केमिस्ट्री बाटे 80 रुपया के, फिजिक्स बात 60 रुपया के, और इकोनॉमिक्स बाटे 40 रुपया के। तो पहले का रो, अरे देखो कॉलम में लिखे वहां रहा 80 60 40, नहीं गुणा ही नहीं होता। गुणा कब होता है, जब पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर हो। गुणा होने के लिए यह प्रतिबंध है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, तब तो गुणा होगा। लेकिन गुणा होने के बाद जो आएगा वो पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसमें रहेगा पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो समझिएगा ध्यान से, पहले का रो लिया हमने, दूसरे का कॉलम, गुणा कर देते हैं।
तो यहाँ हो जाए 120 के गुणा 12 में करेंगे तो 120 कितना हो जाए 12 अट्ठे 96, 2 जीरो बढ़ जाएगा 9600 प्लस 6 छंग के 36 का 6 9 54 3 57, जीरो छोड़े तो जीरो बढ़ा लेंगे 5760, 12 चौक 48, 2 जीरो बढ़ा यानी 4800। कुल मिला के चाहे मैट्रिक्स में रखो चाहे वैसे कर जोड़ देते हैं बच्चे। तो हो जाएगा पहले 0, फिर हो जाएगा 6, फिर 8 7 15, 15 6 21 का 1, 5 4 9 9 9 18, 18 2 20,160 रुपये। तो ये हमारा हो गया कुल प्राप्त धनराशि। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें कितना प्राप्त करेगा 20,160। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 है उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और 22 समझने का प्रयास करेंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो 21 22 है वो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पंखा चला के चलिए समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 21 और 22 क्या है। हाँ बच्चे कराए यदि समझिएगा ध्यान से। ये थोड़ा सा किताब में देखिएगा पूरा यहाँ पर नहीं लिख पाया। 21 का कुछ प्रश्न जो है वो 20 में समेट दिया है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, जहाँ लिखा है मान लीजिए किताब में देखिए ध्यान से 21 का कुछ क्वेश्चन जो है वो 20 में ही समेट दिया। मिस प्रिंट हो चुकी है, बराबर छप नहीं पाया। तो मान लीजिए तो इसमें किताब लिए हो। हाँ तो देखो 20 वाले में ही लिखा है। मान लीजिए कि XYZ बताओ का 20 में XYZ है का? मान लीजिए कि XYZ तथा W नहीं XYZ W तथा P क्रमशः 2/n 3/k 2/p n/3 तथा p/k की कोटियों के अभियुक्त है। नीचे दिए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। ये आपको दे करके कह रहा है कि आपको क्या करना है, सही जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार मैं लिख लेता हूँ क्या क्या आपको मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे ताकि आपको दिखता रहे। एक्स मैट्रिक्स है हमारी, कोई एक्स मैट्रिक्स बच्चे जो हमारी है उसका ऑर्डर कितना है तो 2/n है। यानी पहले वाला पहले का दूसरे वाला दूसरे का, तो 2/n की है। उसके बाद y मैट्रिक्स है, इसका है 3/k है। z मैट्रिक्स है कितना है 2/3 p। अगला है w मैट्रिक्स कितना है m/3 n क्या बोलते हो n/3। और आगे हमारी मैट्रिक्स p है, इसका ऑर्डर है p/k। चलिए ये तो हमको दिया है। इतना देने के बाद कह रहा है 21 में कि py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध हो। तो चलिए जो दिया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको दिया है p मैट्रिक्स, क्या दिया बच्चे, ये रहा, पहले लिख लेते एक बार सवाल। 21 हमको दिया है py, उसके बाद क्या दिया है wy। इसे बताना है कि क्या प्रतिबंध होगा। तो यहाँ समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। p की बात करें तो p मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है। p मैट्रिक्स हमको दिया है बच्चे, इसका जो ऑर्डर है कितना है p/k का। चलिए फिर y है, y मैट्रिक्स भी हमारे पास है कितना है 3/k। ठीक, आगे समझिएगा लिखा है wy
W कितना है n/3। अगली मैट्रिक्स हमारी है Y कितना है, समझो ध्यान से समझेगा। नहीं भाई फिर आए रोहित याद रखो, ये मैट्रिक्स का इसमें गुणा किया जा रहा है। तो हमने ये पढ़ा है कि दो मैट्रिसेस का गुणा तब होता है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, तभी तो गुणा होगा, अदरवाइज गुणा नहीं होगा। तो अगर इनका गुणा हो रहा है, बताइए अगर गुणा हो रहा है तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो के बराबर कितना आ गया, तो चलिए के बराबर हमने निकाल दिया 3। बातें कंफर्म? आगे समझते देखते हैं क्या होगा। अब गुणा करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद समझिएगा जो मैट्रिक्स आती है उसका जो ऑर्डर होता है, तो हमने बताया था कि पहले का रो आता है और दूसरे का क्या आता है, कॉलम। बातें कंफर्म है? चलिए यहाँ अगर बच्चे हम अगर करें तो गुणा तब होता है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो, तो बराबर तो है ना। लेकिन जब हम बच्चे गुणा करते हैं तो याद समझिए, गुणा करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स आती है, गुणा करने पर जो हमारा मैट्रिक्स आता है वो पहले का रो और दूसरे का कॉलम हो जाएगा n/k। बातें सभी को क्लियर है? समझिएगा। अब आ गया जोड़ के बारे में भी हमने बताया था कि दो मैट्रिसेस जुड़ती और घटती तब है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। जब उनका ऑर्डर सेम होता तभी ना। चलो इसको घटा दो, हमको घटा के दिखाओ। 3 2 1 4 है, इसको घटाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, घटाओ इसको। ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 3/3 की। ऑर्डर सेम है का? ऑर्डर सेम है तो नहीं घटेगा, नहीं जुड़ेगा। तो दो मैट्रिसेस जुड़ती और घटती तब है जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ के बराबर के तो है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है पी किससे बराबर होगा, पी बराबर क्या होगा, एन। तो रिलेशन क्या बना, पी बराबर एन और के बराबर 3। तो देख लेते हैं जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या समझिए, के बराबर 3 और पी बराबर एन पहला ही ऑप्शन है। के करा के स्वच्छ है यानी कि अचर है, और पी बराबर 2, तो पी बराबर 2 कहीं आया ही नहीं है। पी स्वच्छ यानी कांस्टेंट है, अचर है। और के बराबर 3, तो के बराबर 3 आया है, लेकिन ये अचर नहीं, यानी पी बराबर एन हमको दिखाना है। और फिर के बराबर 2 और पी बराबर 3, कुल मिला के कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला ऑप्शन। हमने सॉल्व किया तो हमें कुल मिला के पहला ऑप्शन हमारा मैच है। बातें क्लियर है सबको? इरेज कर दे इसको। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, करा यदि n बराबर p हो, इस बार करा n बराबर क्या है, p। तो आप यू 7x माइनस 5z की कोटि क्या है, ऑर्डर पूछ रहा है कि क्या ऑर्डर होगा। तो समझिएगा ध्यान से, जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। हमको दिया है n बराबर p, इसको लिख लिया, n बराबर p दिया है। आगे दिया है 7x माइनस 5z। तो देखो 7 था तो 7 को हमने लिख दिया। x हमारी कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर कितना बच्चे, 2/n माइनस 5 था तो 5। z हमारी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 2/p। देखो बच्चे, अब इस मैट्रिक्स में जितने क्या भी होगा, इस p का सॉरी इस 7 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 7 का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ऑर्डर चेंज होगा, क्या ऑर्डर चेंज होगा क्या? देखो 1 2 3 4, 2/2 की मैट्रिक्स है ना ये। गुणा करो, 2 1 के 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। क्या इसका ऑर्डर चेंज हो गया?
2/2 है कि ना ऑर्डर है। तो किसी अगर हम स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं। इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/n नहीं रहेगा। इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/, तो घटता कब है जब ऑर्डर ऑर्डर क्या होगा समान। अगर ऑर्डर समान होगा तभी तो घटेगा। इसका मतलब ये 2 तो 2 बराबर है, n बराबर क्या होगा n बराबर, तो यहां समझिए n बराबर p, यानी जब घटाएंगे देखो इधर, जैसे हम यहाँ पर समझा देते हैं। ये 2/2 की कोई मैट्रिक्स थी, हमने 2/2 की मैट्रिक्स में से मान लेते 2/2 का मैट्रिक्स हमने घटाया इस तरीके से। तो देखो बच्चे ध्यान से, जब 2/2 की मैट्रिक्स हमने घटाया मानते इसे रहा, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 5 गया -1। इसका ऑर्डर बताओ बच्चे कितना आया 2/, तो समझो ध्यान से, अगर समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है उनको घटाते हैं तो घटाने के बाद उनका ऑर्डर भी वही चीज आएगा, ऑर्डर चेंज। तो ये बच्चे अगर ये 2/n है, देखो 2/n है या 2/p है, और स्टेटमेंट में दिया कि n बराबर p, तो चाहे तो हम n की जगह p लिख दें, अच्छा p की जगह तो लिख देते हैं। हमने क्या काम किया 7, n को रहने दिया -5, 2 इंटू n की p की जगह क्या लिख दिया n। एक तो ये बन सकता है ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर बन सकता है 2/n का। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि हम p की जगह n रख दें, तो चलिए इसको भी रख देते हैं p की जगह, हो जाएगा 7 n की जगह p, तो 2 इंटू p -5 हो जाएगा 2/p। तो एक ऑर्डर ये भी बन सकता है और एक ऑर्डर ये भी बन सकता है। ऑप्शन में जो होगा वही कर देंगे। ऑप्शन में क्या है 2/n, पहला ऑप्शन है p/2, तो p/2 नहीं है। p/2 है क्या? अरे p/2 का हाँ, ये मत समझिएगा ये रो कॉलम ये मैट्रिक्स से चलेगा। p/2 नहीं है, 2/n तो 2/n है, n/3 तो कहीं है ये नहीं है, p/n तो कहीं नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने इस वीडियो में या इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो एक्सरसाइज 3.3 पर बेस्ड होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।